माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि जो विद्युत धारा प्रभावित होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सक्सेस नोट, एक कदम सफलता की ओर। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित होने पर उसके चारों ओर अदृश्य रूप में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। समझ में आ गया? चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? डेनिस भौतिकी ने, जो कि वैज्ञानिक क्रिश्चियन ओस्टेड थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। अब आप कहेंगे कि चुंबक का मतलब इस्तेमाल का, इसका उपयोग क्या क्या होता है? तो टेलीफोन में, विद्युत घंटी में, मोटर में, लाउड स्पीकर में, धारा जनित्र में, बिजली के हॉर्न में, चुंबकीय क्लच आदि में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया कि जो विद्युत धारा का प्रयोग इसमें होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी चालक के में विद्युत धारा प्रभावित होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसके उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि इसके उपयोग हो जाएंगे और इसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। समझ में आ गया कि विद्युत धारा होती है जो चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल करके, इसका मतलब कि काफी अनुसंधान इसमें कर सकते हैं। जो इसकी जो दिशा होती है, जो सुई होती है, उसकी दिशा में किस प्रकार का विक्षेप होगा, किस प्रकार का चेंजमेंट होता है, वो इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। किस पर? विद्युत धारा के ऊपर। कि विद्युत धारा को बंद करने पे जो है कि ना, वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर चलाएंगे तो वो मतलब कि उसकी दिशा के बारे में बताती रहेगी कि किस दिशा में क्या है। समझ में आ गया? अब आता है चुंबक यानी मैग्नेट। क्या होता है फ्रेंड्स? इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होता है कि चुंबक होता क्या है। यानी एक ऐसी सामग्री होती है जिसके मतलब क्या होता है, एक ऐसा होता है जो कि लोहा, कोबाल्ट, निकल यानी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसको चुंबक कहा जाता है। ये दो पोल होते हैं, यानी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। समझ में आ गया? जैसे कहते हैं ना, चुंबक में एक अदृश्य मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसी के अंदर नॉर्थ साउथ पोल नाम के दो ध्रुव इसमें बन जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि चुंबक की जो अस्तित्व होता है, उसका आधार प्रकृति पर कृत्रिम दोनों तरीके से इसको बांटा गया है। जैसे कि जो मैग्नेटाइट हो जाएगा, जिसे आमतौर पे लोड स्टोन के रूप में माना जाता है, जो कि एक चुंबकीय प्रकृति के रूप में पाया जाने वाला पत्थर होता है। स्थायी चुंबक में चुंबकित होने पर अनिश्चित काल तक वो स्थायी चुंबक गुण बनाए रखते हैं, और जो अस्थायी होता है, वो चुंबक नरम होता है, जो लोगों को एक चुंबक की वजह से आकर्षित कर लेता है। कि चुंबक के इस्तेमाल के बारे में बताऊं, तो चुंबक का इस्तेमाल कंपास में, मतलब स्कैनर में, फ्रिज में ना, कि जैसे कि बुलेटिन बोर्ड में, चुंबक के खिलौने में, स्केट्स में, विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, विद्युत जनित्र में, टेलीविजन में, लाउड स्पीकर में, ऑडियो कैसेट में, कंप्यूटर में, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक कि जो रेलगाड़ियां होती है, उसके जो डब्बे होते हैं ना, उसको खींचने के लिए भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि चुंबक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। जैसे कि वह पदार्थ जो लोहा या फिर लोह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहा जाता है। चुंबक के सरे के निकट वह बिंदु होता है जहां पर चुंबक का आकर्षण बल अधिक होता है, उसको ध्रुव कहते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे कि एक एन होता है और एक एस होता है। एक एस हो जाएगा और एक एन हो जाएगा, जैसे कि इसके दो ध्रुव होते हैं, एक इधर एक इधर। समझ में आ गया? इसको ध्रुव कहा जाता है। चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा में होता है, उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, और जो दो दक्षिण दिशा में होता है, उसे साउथ पोल कहा जाता है। और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। जातीय चुंबक ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो मतलब विजातीय होते हैं, वो इनको आकर्षित करेंगे। जैसे कि देखो फ्रेंड्स, देखो मैंने आपको अभी बताया कि देखो ये दो है गए, ये एन हो गया और ये एस हो गया, ये नॉर्थ ये साउथ। अगर आप साउथ को साउथ से मिलाएंगे या फिर नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाएंगे ना, तो ये आपस में मतलब कि नहीं मिलेंगे। यानी अगर इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एस को एस से ही मिलाओगे ना, साउथ को साउथ से मिलाओगे, तो ये ना एक दूसरे को पुश करेंगे, यानी दूर भगाने की कोशिश करेंगे, न कि चिपकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आप एन और एस को मिलाओगे ना, ये तुरंत चिपक जाएंगे और ये ऐसे करेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, यानी इनके बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कहने की बात यही आती है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से इसमें उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ?
अब आता है चुंबकीय पदार्थ। क्या होता है चुंबकीय पदार्थ फ्रेंड्स? वह पदार्थ जिन्हें चुंबक की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल, कुछ मिश्र धातु होती है जिसको चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में लिया जाएगा। यानी ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक से बने पदार्थ भी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। समझ में आ गया? यानी चुंबक में एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी वजह से पदार्थ दोनों या तो पदार्थ पास आ जाएंगे या फिर दूर चले जाएंगे। समझ में आ गया? जो हमें दिखाई ना, तो अदृश्य रूप में एक क्षेत्र बन जाता है, क्या तो उन्हें अपनी ओर कर लेगा, नहीं तो अपने से दूर कर देगा। समझ में आ गया? जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, स्टील, मिश्र धातु, ऐसे कुछ। समझ में आ गया? और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स? वह पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच, रुई, कागज। आपने देखा है इन सबको थोड़ा ना करता है, वो ये तो दूर के दूर ही रहते हैं क्योंकि अचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आ जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबक लोहा, निकल, स्टील, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, कांच आदि को इन सबको दूर ही रखता है। समझ में आ गया? और किसी कंपास में कपूर तरह इसका मतलब स्थायी चुंबक का यूज किया जाता है। और नॉर्थ साउथ जो दिशा बताने वाले यंत्र होते हैं उसमें भी चुंबक का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? अब आता है नेक्स्ट, अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि जो अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, कागज, पीतल। यानी ऐसा जैसे कि तांबा, कांच, ऐसा कोई भी पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता वो सब किसमें आते हैं? अचुंबकीय पदार्थ के अंदर ही आते हैं। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। फ्रेंड्स, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसमें आप ये समझ सकते हैं चुंबकीय पदार्थ या फिर विद्युत धारा या फिर गतिशील आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, जो कि फ्री वर्ल्ड कहा जाता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। समझ में आ गया? यानी किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण वाले बलों का प्रभाव होता है, फिर अनुभव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें एक बात नोट करके दी गई है, जो कि क्या दी गई है? इसी चुंबक के चारों ओर क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को मतलब रखना को चुंबकित होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। इसका परिणाम क्या होता है? परिणामी और दिशा दोनों बताने का जो काम किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो उसमें प्रदर्शित अलग अलग तरीके से इसमें होती रहती हैं। समझ में आ गया? जैसे कि चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसको देखने के लिए चुंबकीय प्रभाव रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो दो दिशा होती है वो चुंबकीय प्रभाव की रेखाओं का पता लगाते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का ना ऐसा तो इसका मतलब कि टेस्ला इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है, कि प्राकृतिक रूप से बनता है और कृत्रिम रूप से, दोनों प्रकार से इसको बनाया जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि स्थाई में तो देखिए लोहा, कोबाल्ट यानी ऐसी चीजें दिखेंगी। और जैसे कि ना अस्थाई में जो जहाँ पे बल आगुन होता है, विद्युत मोटर होती है, उन सब में अस्थाई रूप में ये नजर आएगा। समझ में आ गया? जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र किस किस प्रकार से काम करता है। अब आता है नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या फिर बल रेखाएं क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स क्या होती हैं? चुंबक के चारों ओर उस क्षेत्र की काल्पनिक रेखाएं होती जो कि जिसको चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। समझ में आ गया? ये रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। दिख रहा है आपको ये जो ये वाली दिख रही है? यानी दूसरे को मतलब कि जो अदृश्य रूप में होती है, लेकिन मतलब कि एक दूसरे को मतलब कि प्रतिकर्षण करे, यानी इनको मतलब कि दूसरी जो ध्रुव है ना आपस में मिलाने के लिए मतलब कि प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं। यानी नॉर्थ को साउथ की तरफ और साउथ को नॉर्थ की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। और चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिण ध्रुव को उत्तरी के, उत्तरी को दक्षिणी के पास ले जाती हैं। समझ में आके? और ये रेखाएं बंद वक्र बनाने का काम करती हैं। और ये रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दिख रही है आपको कहीं पर भी ये काट रही है? नहीं काट रही है ना? सॉरी फ्रेंड्स। तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और ये रेखाएं विरल होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को मतलब तीव्रता को कम कर देती हैं। और किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उसमें दिशा बताने का काम करता है। और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं उस स्थान में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी जो दिशा होती है उसको करने का काम कौन करती है? ये रेखाएं ही करती है। इसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र होता है जहाँ चुंबक का आकर्षण भी हो रहा है और प्रतिकर्षण भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी
इनके बीच में तो आकर्षण हो रहा है और इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये दोनों किसमें होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये सब कुछ होता रहता है। जैसे बताया क्या बताया गया इसके अंदर? चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएँ होती हैं जो कि चुंबक के ऊपरी ध्रुव को निकलकर दक्षिण ध्रुव के पास जाएँगी। जैसे नॉर्थ से लेके साउथ के पास और साउथ के नॉर्थ के पास जाती हुई प्रतीत होती हैं। और इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कहते हैं। और यह बल रेखाएँ जो काल्पनिक रूप से मतलब कि वक्रीय रेखा भी कहा जाता है और किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने का काम करती है। दिख रहा है ना कि इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। कि अगर ये मतलब इस तरफ की दिशा के बारे में बता रही हैं, यानी जिस तरफ ये जाती है उसी तरफ उसकी दिशा के बारे में जो बताने का काम करती हैं, तो ये रेखाएँ ऐसा काम करती हैं जिसकी वजह से इनकी दिशाओं के बारे में हमें पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं इनके गुण क्या-क्या होते हैं? तो ये किसमें देखो फ्रेंड्स इसके काफ़ी गुण होते हैं। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएँगी, यानी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाएँगी। ये घुमावदार रेखाएँ होती हैं, एक-दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये बंद वक्र रेखाएँ होती हैं। समझ में आ गया? जैसे कि इन चुंबक जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, यानी बहुत कम दूरी होती है और क्षेत्र रेखा का जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और किसी बिंदु पर जो खींची गई रेखा है वो स्पर्श रेखा उस स्थान पर चुंबकीय दिशा को दिखाने का काम इसमें करती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो ध्रुव होते हैं वो पास-पास या फिर उदासीन दूर-दूर हो जाते हैं। देखिए ये रेखाएँ काल्पनिक होती है जिसको मतलब कि प्रतिकर्षण या फिर मतलब कि ये तो आकर्षण का गुण काम करेंगी या फिर प्रतिकर्षण के लिए ये काम करेंगी। जैसे कि क्या कहते हैं कि छड़ में चुंबकीय बल रेखाएँ होती है ना, तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मतलब कि पूर्ण से लूप बनाने का काम करती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ खींची हुई डोरी के समान लंबाई और सिकुड़ने का प्रयास करती रहती हैं। समझ में आया कि किस प्रकार से मतलब कि ये काम करती हैं। जैसे जो चुंबक क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है ना, उसके बारे में बताया है। जैसे कि क्या बताया गया है फ्रेंड्स? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का बंद वक्र बनाती हैं, ये एक-दूसरे को कभी काटती भी नहीं है और ये बल रेखाएँ एक-दूसरे को मतलब कि लंबवत प्रतिकर्षित करती दिखाई देती हैं और ध्रुवों के समित रेखाओं मतलब बहुत घनी हुई नज़र आती है और बल रेखाओं की जो लंबाई होती है ना, दिशा एक के मतलब कि दिशा में तनाव नज़र आता है। अब आता है फ्रेंड्स किसी विद्युत धारा का वाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसमें क्या-क्या होता है? यानी जो विद्युत धारा होती है, इसके चालक कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या-क्या होता है? जैसे कि किसी विद्युत वाही के अंदर जो चालक होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे कि इसको मतलब एक नाम से इसका एक नाम और भी होता है, जैसे कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें धारावाही चालक जो है ना बल लगाता है, किस-किस बातों पर किस प्रकार से वो निर्भर करता है, उन सब के बारे में इसमें बात बताई गई है। इसका फर्स्ट नियम बताया गया है, एक सीधा चालक देखिए सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस प्रकार का होता है ना? एक सीधी चालक से विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी रेखाएं चालक के चारों ओर सकेंद्रित वृत्ताकार पैटर्न को किस प्रकार से निभाती हैं। देखिए फिर इसमें कहा गया है जिस तार से विद्युत धारा जो होती है वो प्रभावित होती है उसे सीधा चालक कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, सीधी बात बताई गई है, उसी को सीधा चालक कहा जाता है। जब किसी चालक के मतलब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य चुंबक क्षेत्र बन जाता है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि सीधे चालक में प्रभावित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो मतलब कि किस-किस प्रकार से मतलब तीव्रता के आधार पर प्रभावित धारा पर चालक से दूरी यानी अनेक प्रकार की जो बातें होती हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करती है। जैसे कि ना जैसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक से सबसे अधिक जो नजदीक होगा तो मतलब कि किस प्रकार का ज्यादा क्षेत्र बन जाएगा, दूरी पे होगा तो वो कम क्षेत्र वाला बन जाएगा। ये तो बस सीधी सी बात है। और मतलब कि ज्यादा जो वो होगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उसके लिए चालक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि चालक दूर रहे, कम करे, तो उसमें जो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो कम बनेगा। जैसे कि विद्युत धारा प्रभावित होने पर जो चालक होता है, जो विद्युत का मतलब कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो उदासीन भी इसके अंदर हो जाता है। समझ में आ गया कि किस-किस प्रकार से वो कैसे-कैसे हो जाता है। कहते हैं कि जैसे कि आकाशीय विद्युत या फिर तड़ित सौर वायु सिरे सौ जो है ना प्रसारण होता है, जो कि छोटे विद्युत या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इन सब के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ताकार पासा या फिर लूप चालक। ये क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ताकार पासा के अंदर विद्युत धारा वर्ताकार पास या फिर लूप के अंदर किसी चालक को तार कर मोड़ कर एक पास बनाया जाता है।
इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन सब के बारे में बात की गई है। यानी इस पास के केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो सबसे अधिक होता है और जो पास की जो त्रिज्या होती है, वो बढ़ने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो कमज़ोर पड़ जाता है और पास से गुज़रने वाली जो विद्युत धारा होती है ना, वो कभी-कभी मतलब कि कमज़ोर होती है, कभी मतलब कि स्ट्रॉन्ग मतलब कि क जाएगी, कभी कम जाएगी और लास्ट में जाकर वो एक बहुत ही मजबूत क्षेत्र के रूप में वो बन जाती है। और पास के अंदर और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, उन सब के बारे में मतलब कि अंदर तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बाहर कभी स्ट्रॉन्ग होगा और कभी वो मतलब कि बिल्कुल ही वीक पड़ जाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि पास के हर हिस्से के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती है ना, वो उसकी दिशा पे डिपेंड करती है कि किस दिशा के अंदर और किस प्रकार से ये रेखाएँ गमन कर रही हैं। यानी पास के अंदर सभी जो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं, वो कभी एक दिशा के अंदर जा रही हैं, यानी एन को एस की तरफ जाएँगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएँगी, कभी साउथ से नॉर्थ की तरफ आएँगी। समझ में आ गया? यानी इसके बाद एक तरीका और भी होता है, जैसे कि ना दाएँ हाथ की उँगलियों को मोड़ने पर जो अंगूठा होता है ना, वो दिशा बताने का काम करता है। इन अंगूठे को खींचकर मतलब एक दिशा के बारे में पता चलता है। इस प्रकार से जो पहले के टाइम के जो लोग थे, वो इस प्रकार से अपनी दिशा का ज्ञान करते थे। जैसे कि ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत होती है, उसको प्रभावित करने पर पास से जो गुजरने वाली जो विद्युत धारा होती है, उसकी जो मात्रा होती है ना और जो पास की त्रिज्या होती है, उसकी जो घुमावों की संख्या होती है ना, उसके ऊपर इसको डिपेंड करके बताया गया है। समझ में आ गया कि किस प्रकार से इसको क्लियर किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे साइंस के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसी प्रकार से इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, स्टैटिक के, इंडियन पॉलिटिकल के, इन सब के नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए गए हैं, जो कि आपके लिए मतलब बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। अगर आप इनको अच्छे से मतलब खुद पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, हमें मतलब बार-बार रिवीजन करना ज़रूरी होता है, बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं होता है। तो बार-बार पढ़ना तो ज़रूरी है नहीं, एटलीस्ट 1 नहीं कम से कम 2-3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार से तो हमें याद होगा ही नहीं। तो इसी के लिए आपको इनकी ई-बुक को परचेज़ करनी होगी। जैसे कि क्या बताते हैं, इन सब की ई-बुक बनाकर बहुत अच्छे तरीके से इनको रेडी किया गया है। जैसे कि हिस्ट्री की अलग हो जाएगी, ज्योग्राफी की अलग हो जाएगी, स्टैटिक की अलग, पॉलिटिकल की अलग और साइंस की अलग, जो आज कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको इनको इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इनका लिंक मिलेगा। वहाँ से आपको इनको डाउनलोड करना है। कुछ डाउट होता है तो ये नंबर दे रखे हैं आपको साइड में, इनके ऊपर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इनकी डेमो क्लास चाहिए तो आप इनसे भी उसकी वजह से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेमो क्लास किस सब्जेक्ट की चाहिए, अगर चाहे आप है ना यूपीएससी, एसएससी, बीपीएस, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सब के लिए एकदम मतलब ना ताड़ू फाड़ू मतलब हर तरीके से एग्जाम को क्लियर करने वाला तरीका बताया गया है। आप सभी जानते हैं ना कि आजकल हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है, सब स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क के साथ इन ई बुक को परचेज कीजिए और अपने जो है एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम को क्रैक कीजिए। क्लियर हुआ? थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से हमारी क्लास किस टॉपिक पर होगी, वो होगी राजस्थान के हिस्ट्री के ऊपर। यानी जो राजपूतों की उत्पत्ति किस बारे में हुई है, किस तरीके से हुई है, यानी अब जो मेवाड़ वंश, गुहिल वंश, चौहान वंश, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपको नई क्लासेस मिलेंगी। आज का ये टॉपिक यही खत्म हो गया। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, इन ई बुक को परचेज ज़रूर करें। धन्यवाद।